Guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to discuss about genetic drift, so stay tuned with me. ड्रिफ्ट का मतलब होता है रैंडम चेंजेस जीन फ्रीक्वेंसी में किसी भी पॉपुलेशन के। जब रैंडम चेंजेस आते हैं, रैंडम फ्लक्चुएशंस जो आती हैं जीन फ्रीक्वेंसी में, वो क्या करती हैं, वो या तो एक एलील को इस्टेब्लिश कर देते हैं। हमें पता है कि एक जीन की दो एलील होती हैं, ठीक है, दो एलील होती हैं। या तो उन एलील को वो इस्टेब्लिश कर देगी एक पॉपुलेशन में, या फिर एलिमिनेट कर देगी। उसको बोलते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्योंकि ड्रिफ्ट हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी में किसी पॉपुलेशन के क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये रैंडम इवेंट्स की वजह से होता है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो गया, या स्मॉल पॉपुलेशन थी तो इंटरब्रीडिंग की वजह से हो गया। तो इसको बोलते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक स्मॉल पॉपुलेशन है फ्लावर्स की, ठीक है, तो उसमें जो रेड फ्लावर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी है रेड की 0.7, और जो वाइट फ्लावर्स हैं वो स्मॉल आर से डिनोट किए गए हैं क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, तो ये है 0.3 फ्रीक्वेंसी है। जब रैंडम चांस होंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा वाइट फ्लावर का। क्यों हो जाएगा, देखो वाइट फ्लावर का तभी एलिमिनेशन हो सकता है जब स्मॉल पॉपुलेशन होगी, क्योंकि जब लार्ज पॉपुलेशन होती है तो वो इतनी लार्ज होती है कि उसमें रैंडम मेटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें एलिमिनेशन होने के इतने चांसेस नहीं होते किसी एलील के। तो क्या होता है, ये जो लॉस हो रहा है, मैं बोल रही हूँ कि वाइट एलील लॉस हो जाएगी, ये स्मॉल पॉपुलेशन में होगी। क्योंकि जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है उसमें कुछ कम्बिनेशंस होते हैं जो कभी भी अराइज नहीं होंगे, ठीक है, दे विल नेवर बी टेस्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्यों, एक लार्ज पॉपुलेशन होती है उसमें बहुत बार मेटिंग होती है, तो कुछ जो हमारे रिसेसिव जीन होते हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। बट जब स्मॉल पॉपुलेशन होती है तो उसमें वो इतने चांस नहीं मिल पाते किसी एलील को कि भाई वो एक्सपोज हो पाए। तो ओवर टाइम स्मॉल पॉपुलेशन जो फ्लावर की है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, रेड फ्लावर्स। मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1, और वाइट की क्या हो जाएगी, 0। इसलिए जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो लार्ज पॉपुलेशन पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, वो स्मॉल पॉपुलेशन पे ही एप्लीकेबल होता है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हमारी लार्ज पॉपुलेशन है, अगर हमारी पॉपुलेशन है लार्ज, तो उसमें जो हमारी रैंडम मीटिंग होती है, रैंडम मीटिंग, या फिर मैं बोलूँ कि जीन फ्रीक्वेंसी व्हेन नो म्यूटेशन एंड नो नेचुरल सिलेक्शन इज ऑक्योरिंग, ठीक है, नो कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा, उस टाइम पे जीन फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शनल चेंजेस जो इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, ये सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट रहते हैं। पर अगर स्मॉल पॉपुलेशन की बात करें तो वो जीन फ्रीक्वेंसी को एग्जिबिट करती है और उसमें नॉन डायरेक्शनल फ्लक्चुएशंस भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, इन वन जीन, जो जीन फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर जीन की वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो सकती है, और वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा डिक्रीज़ भी हो सकती है, मतलब एक्सट्रीमली डिक्रीज़ भी हो सकती है, और एक पॉइंट आ सकता है कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, वैनिश हो जाए पॉपुलेशन से, ठीक है, लॉस्ट हो जाए। तो वो स्मॉल पॉपुलेशन में ही पॉसिबल है, लार्ज पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं होता। पे देख सकते हैं हम 50% ए प्रेजेंट है, 25% ए प्रेजेंट है। फिर उनके गैमेट्स जब बनते हैं, ये पेरेंटल जीनोटाइप दिखा रखा है, फिर ये गैमेट्स दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे जब लार्ज पॉपुलेशन है तो वन टेरिटरी में ये वाली हमारी फ्रिक्वेंसी आती है, ये भी प्रेजेंट है, कंप्लीटली कैपिटल ए भी प्रेजेंट है, और ए हेट्रोजाइगोट भी प्रेजेंट है, और हमारे रिसेसिव भी प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे सारे क्या हैं, हमारे हेट्रोजाइगस हैं। फिर यहाँ पे दोबारा से हमारी डोमिनेंट और रिसेसिव आ गई। फिर बाद में हमारी डोमिनेंट भी है 25%, और हमारी जो हेट्रोजाइगट वो 50% है, और जो हमारी होमोजाइगस है, डेट इज़ रिसेसिव होमोजाइगस है, वो भी 25% है। बट स्मॉल पॉपुलेशन की बात करें तो एक सिंगल टेरिटरी में बस क्या आती है हमारे पास, हेट्रोजाइगस आ रही है। तो सारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें क्या बन गए, सब हेट्रोजाइगोट बन गए।
तो इस वजह से जो हमारी स्मॉल पॉपुलेशन होती है उसमें कुछ जीन लॉस्ट हो सकते हैं या कुछ जीन लॉस्ट नहीं हुए हैं यहाँ पे, पर उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, मतलब वो इतनी ज़्यादा मैटिंग नहीं हो पाती स्मॉल पॉपुलेशन में कि नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट वो एक्सपोज हो पाएँ, ठीक है। इसलिए वो फ्रीक्वेंसी में रिड्यूस हो जाते हैं कुछ जीन, फिर वो रिड्यूस होते जाते हैं। ये जो डेविएशन आ रहा है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन अडेप्टिव होता है। नॉन अडेप्टिव और नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि जो जेनेटिक आर्किटेक्चर होता है किसका, एक स्मॉल पॉपुलेशन का, वो सिलेक्टिव एडवांटेज की इरिस्पेक्टिव, मतलब उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं देखती पॉपुलेशन की, मेरे को ये इस जीन से हेटेरोजाइगस होने से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो रैंडम मेटिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी रैंडमली इस्टेब्लिश हो जाएगी विदाउट इसके कि भी वो एडवांटेजियस है वो एलील या डिसएडवांटेजेस है। तो ये जो रैंडम चेंजेस आते हैं जीन फ्रीक्वेंसी में ये बाय चांस आते हैं, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसलिए बाय चांस जो जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं इन्हीं को बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर मैं जेनेटिक बेसिस की बात करूं, जेनेटिक बेसिस ऑफ रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो क्या होता है, एक डीम है लिमिटेड साइज का है और रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट अराइज हो रहा है। वो जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट अराइज हो रहा है, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसका मतलब यही है कि रैंडमली किसी एक फ्रीक्वेंसी जीन की या एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, या वो इस्टेब्लिश हो रही है या वो वैनिश हो रही है, मतलब लॉस्ट हो रही है। तो वो जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है वो किसके थ्रू आता है, वो चांस डेविएशन के थ्रू आता है। चांस डेविएशन मतलब बाय चांस आता है, which cannot arise in a large population. It is only possible in small population. किस में पॉसिबल है, स्मॉल पॉपुलेशन में पॉसिबल है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में समझा। तो फॉर एग्जाम्पल दो पॉपुलेशन है, एक्सट्रीम साइज है दोनों पॉपुलेशन का, एक पॉपुलेशन एल है मेरे पास, सॉरी पॉपुलेशन ए है जिसमें मेरे पास 5000 ब्रीडिंग इंडिविजुअल है। ब्रीडिंग इंडिविजुअल का मतलब है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड पॉपुलेशन बी है मेरे पास यहाँ पे, पॉपुलेशन बी जिसमें मेरे पास 50 इंडिविजुअल्स ही हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जीन पूल जो दोनों का है, मतलब पॉपुलेशन ए का भी जीन पूल और पॉपुलेशन बी का भी जीन पूल, दोनों का जीन पूल, दोनों के जीन पूल में एलील है। कौन सी एलील प्रेजेंट है, एल एंड पी, ठीक है। तो एल डोमिनेंट है, इसको हम पी से डिनोट करेंगे, और जो स्मॉल एल है इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे हार्डी वीनबिन प्रिंसिपल के थ्रू, क्योंकि रिसेसिव फ्रीक्वेंसी को हम क्यू से डिनोट करते हैं, डोमिनेंट को पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के अंदर पी एल एंड क्यू एल दोनों की फ्रीक्वेंसी 0.5 के आसपास है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में, ये तो फर्स्ट जनरेशन में है, मतलब जब फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें तब इतनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में डेविएट हो जाएगी ये फ्रीक्वेंसी, क्यों, मेटिंग होगी। तो जो स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें बहुत स्मॉल, मतलब बहुत कम इंडिविजुअल्स हैं, ब्रीडिंग इंडिविजुअल ओनली 50 हैं। तो उनके बीच में कुछ जो हमारे पास जीनोम आएगा, या फिर जो हम बोले कि जो हमारे इंडिविजुअल्स आएंगे, डॉटर जो सेल्स आएंगी, उनका जो जीनोम है वो फिक्स ही रहेगा, मतलब ज़्यादा डेविएट नहीं कर सकता, मतलब उनमें रैंडम उनमें चांस नहीं मिल सकता ज़्यादा एलील को एक्सपोज होने का। तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में डेविएट हो जाएगी ये जीन फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल क्या है 0.5 है, तो 0.5 से वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो ये जो डेविएशन है कि ये फ्रीक्वेंसी डेविएट हो रही है, इसको कैसे निकालते हैं हम, इसको हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। फॉर डिप्लॉयड पेरेंट, अगर पेरेंट्स क्या है, डिप्लॉयड पेरेंट है, तो डिप्लॉयड हमें पता है जिसमें क्या हो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं। तो अगर डिप्लॉयड पेरेंट्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल जीन फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, मतलब पी एंड क्यू। पी क्या है हमारी कैपिटल एल और क्यू क्या है स्मॉल एल,
स्मॉल एल मतलब रिसेसिव और ये डोमिनेंट। तो ओरिजिनल जीन फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितने नंबर ऑफ जीन टोटल प्रेजेंट होते हैं, 2n से डिवाइड कर दिया जाता है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इससे हम निकालते हैं अपनी कितनी डेविएट हुई है हमारी नेक्स्ट जनरेशन में फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास लार्ज पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन ए जो थी उसमें मेरे इंडिविजुअल थे 5000। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में क्या थी, फिक्स थी। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी जो थी पी एल की एंड क्यू एल की दोनों की 0.5 थी। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5000 स्क्वायर रूट। तो मेरा यहाँ पे आंसर आता है 0.005। इसका मतलब क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन है तो फ्रीक्वेंसी है जो जीन फ्रीक्वेंसी एल की, कैपिटल एल की और स्मॉल एल की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो फ्लक्चुएट कितनी हो रही है, 0.5 थी स्टार्टिंग में, उससे लेके वो कितनी हो रही है 0.005, इसके बीच में हो रही है, बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है ना। तो इट मीन्स जब पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज होता है तो वहाँ पे लिटिल ड्रिफ्ट आता है जीन फ्रीक्वेंसी में एक लंबे टाइम में भी। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी पॉपुलेशन की बात करूँ, मेरे पास स्मॉल पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन बी। ठीक है, उसमें मेरे पास 50 इंडिविजुअल थे। उस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं निकालूं तो उस टाइम पे भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी कैपिटल एल एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल एल दोनों की 0.5 थी स्टार्टिंग में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाई 2n होता है, 2 इंटू 50, एन होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ब्रीडिंग इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है 0.05। तो हमें पता है कि यहाँ पे जब स्मॉल पॉपुलेशन होती है तो जीन की फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है, 0.5 इनिशियल था, अब लास्ट में कितना आ रहा है मेरे पास 0.05। तो यहाँ पे जो चेंज है वो लार्ज पॉपुलेशन के बजाय ज़्यादा चेंज है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में तो चेंज बस कितना आ रहा था 0.005। तो ऑब्वियसली ये चेंज हमारा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि जो हमारी स्मॉल पॉपुलेशन होती है वो हमारा क्या करती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट शो करती हैं, पर जो लार्ज पॉपुलेशन होती है उनमें जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल चेंज होता है। ठीक है, और स्मॉल पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंटली हाई होता है। यही बात यहाँ पे दिखाई गई है। ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फिक्सेशन और एलिमिनेशन शो किया गया है। अगर 50,000 हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं और 500 अगर हमारे पास इंडिविजुअल हैं तो उनकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन शो किया गया। अगर ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एक एन पॉपुलेशन है, मतलब एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में 50,000, यहाँ पे 50 है या 500 जो भी है, इन इसके कंपैरिजन में कम इंडिविजुअल है, मतलब ये स्मॉल हमारे पास पॉपुलेशन है। तो इसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है किसी पर्टिकुलर जीन की 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, मतलब या तो वो जीन क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर वो जीन इस्टेब्लिश हो सकता है एक पॉपुलेशन के अंदर। बट अगर हम लार्ज पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लार्ज पॉपुलेशन में जो जेनेटिक चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में वो 0.5 पे फिक्स हो गया है, जो कि हमारा नेग्लिजिबल है। ठीक है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मतलब पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से फिक्सेशन कैसे होता है किसी भी एलील का एक स्मॉल पॉपुलेशन में। देखो, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर स्टैंडर्ड डेविएशन इन सक्सेडिंग जनरेशन। सक्सेडिंग जनरेशन का मतलब है कि जनरेशन 1 2 3 4 5। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। जैसे जैसे हमारी क्या होती जाएगी, पॉपुलेशन आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, चेंज आता जाएगा। बट ग्रेजुअली आफ्टर द जीनोटाइप टू द एक्सटेंड दैट वन ऑफ द जीन इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। अगर एक जीन इतना चेंज आ रहा है जीनोटाइप में कि एक जीन कंप्लीटली क्या हो रहा है, एक जीन कंप्लीटली लॉस हो रहा है या एलिमिनेट हो रहा है जीन पूल से। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं हो रही, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यहाँ पे नहीं हो रही। व्हेन वन एलील, आइदर वो नॉर्मल हो या म्यूटेंट एलील हो, वो एलिमिनेट कर दी जाए जीन पूल से और अदर एलील फिक्स कर दी जाए तो पॉपुलेशन एंड जीन इज सेड टू बी फिक्स्ड। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे ना, फिक्स्ड कब बोलेंगे हम कि कोई जीन फिक्स हो गया एक पॉपुलेशन में, या तो वो लॉस हो गया हो
या फिर वो इस्टेब्लिश कर दिया गया हुआ है, मतलब कि उस पॉपुलेशन में, सारी पॉपुलेशन में वो जीन प्रेजेंट है। इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि पूरी पॉपुलेशन होमोजाइगस है, मतलब वो जीन पूरी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जीन फिक्स्ड हो गया। A large population is actually divided into a large number of dams और small size, छोटे छोटे साइज की टेरिटरी बना देते हैं एक लार्ज पॉपुलेशन में, जिनमें इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसी P और Q से डिनोट करते हैं। P हमारी डोमिनेंट की होती है, Q हमारी रिसेसिव की होती है। तो जो परसेंटेज है इन लाइंस की जिसमें ये एलील P और Q फिक्स होंगी या लॉस होंगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टार्टिंग एलिक फ्रीक्वेंसी की। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा, स्टार्टिंग एलिक फ्रीक्वेंसी 0.5 थी, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि स्टार्टिंग में क्या फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर एलील की, उस पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या परसेंटेज रहेगी। जैसे यहाँ पे देखें हम, P अगर हमारा इफ़ P एंड Q दोनों, मतलब कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों की फ्रीक्वेंसी 0.5 है ऑल डेम्स में, सारी टेरिटरी में, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 50% जो लाइन है वो फिक्स हो जाएगी एक एलील की और 50% लॉस हो जाएगी सेम एलील की। तो क्या कर रहा है, फिक्सेशन यहाँ पे अल्टरनेटिव एलील का हो रहा है, या तो हमारी डोमिनेंट ऑब्वियसली डोमिनेंट ही स्टेब्लिश होगी, या फिर हमारी रिसेसिव होगी, या फिर हेटेरोजाइगस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक एलील फिक्स होगी और एक हमारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। P अगर हमारा 0.7 है एंड Q 0.3 है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 70% लाइन फिक्स होगी एक एलील में और 30% A2 फिक्स होगी। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी को देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि 50-50 है तो 50-50 इस्टेब्लिश होंगी, अगर 70-30 है तो 70-30 इस्टेब्लिश होंगी। फिर है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ एन एलील। ये जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी एलील को फिक्स करने का, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, डीम के साइज के, मतलब टेरिटरी का क्या साइज है, ठीक है, या और इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसी क्या थी, म्यूटेशन रेट क्या है, म्यूटेशन रेट को हम से डिनोट करते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट वो हमारा म्यूटेशन रेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, P एंड Q फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट और रिसेसिव की जो फ्रीक्वेंसी है, डीम साइज मतलब n नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, तो जो टाइम है वो किसके इक्वल होता है, 1/P मल्टीप्लाई n तो क्या होगी कि डैम का साइज कितना है, 1/P का मतलब है कि हमारे पास डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/Q मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पे Q क्या है, हमारे पास रिसेसिव एलील है, और यहाँ पे हमारी N क्या है, डीम साइज है। फॉर एग्जाम्पल इन डीम विद 10 ब्रीडिंग इंडिविजुअल, 10 ब्रीडिंग इंडिविजुअल है, मतलब N क्या है, N हमारा 10 है, ठीक है, 10 हमारे पास क्या है, ब्रीडिंग इंडिविजुअल, जिसमें हमारी P और Q दोनों इक्वल हैं 0.5 के, मतलब कि रिसेसिव भी 50% और हमारी डोमिनेंट भी 50% है, दोनों फ्रीक्वेंसी के चांसेस हैं इस्टेब्लिश होने के 50-50। इट वुड टेक अबाउट 20 जनरेशन टू फिक्स हाफ ऑफ देम, 20 जनरेशन लग जाएंगी, क्योंकि अगर मैं P निकालूँ 1/P मल्टीप्लाई N, तो 1/0.5 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे मेरा कितना आंसर आएगा, 10 इंटू 10/5, 5 टू 20, तो मेरे 20 जनरेशन लग जाएंगी हाफ पॉपुलेशन को इस्टेब्लिश होने में। म्यूरा एंड ओटा, काई म्यूरा एंड ओटा हैव कैलकुलेटेड डैट जो एवरेज नंबर होता है जनरेशन का, वो नेसेसरी होता है फिक्सेशन करने के लिए एक न्यू न्यूट्रल म्यूटेशन को। तो वो जो एवरेज यहाँ पे नंबर होता है जनरेशन का जो ज़रूरी है फिक्स करने के लिए एक नई न्यूट्रल म्यूटेशन को, वो 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेरेंट्स, जितने नंबर ऑफ पेरेंट्स है एक जनरेशन में उसका 4 टाइम। जैसे यहाँ पे पेरेंट्स क्या थे, हमारे 10 थे, ठीक है, 10 ब्रीडिंग इंडिविजुअल मीन्स 5 पेरेंट्स, 10 ब्रीडिंग इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि 5 पेरेंट्स थे, तो 5 का 4 टाइम्स मतलब 20 जनरेशन लग रही हैं किसी भी न्यूट्रल म्यूटेशन को एक पॉपुलेशन में इस्टेब्लिश करने के लिए। मैं बात कर रही थी कि पॉपुलेशन साइज का जेनेटिक ड्रिफ्ट पे बहुत फर्क पड़ता है, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, मतलब कि इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज का मतलब है कि फंक्शनल पेरेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को हम NE से डिनोट करते हैं, NE मीन्स नंबर ऑफ फंक्शनल पेरेंट इन ए पॉपुलेशन, नंबर ऑफ फंक्शनल पेरेंट, नंबर ऑफ फंक्शनल पेरेंट इन ए पॉपुलेशन।
इट डिफर्स फ्रॉम ऑब्जर्व पॉपुलेशन साइज, बिकॉज जो सारे मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, उनको वो जरूरी नहीं है कि वो फर्टाइल ही हों. इट मीन्स इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज डिपेंड अपॉन द एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रीडिंग पेयर्स. जो सेक्सुअली इमेच्योर है, स्टीराइल है या ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज में इंक्लूड नहीं करते. मान लो इफ़ आउट ऑफ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1000 पॉपुलेशन है और उसमें से 300 मैटिंग पेयर्स हैं, पेरेंट्स के मैटिंग पेयर्स हैं, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज विल बी 600. ठीक है. तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज इज आल्सो लिमिटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्सेस इन ए पॉपुलेशन, कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, उससे भी अफेक्ट पड़ता है हमारी इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज पे. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फीमेल कितनी है 300 है और मेल कितने हैं 3 हैं, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज विल बी लेस देन, किससे, 303 से कम होगा, बट मोर देन 6 होगा, क्योंकि 3 हमारे पास मेल है. तो ये रिलेशनशिप राइट के थ्रू एक्सप्लेन की गई है. इसमें हम इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को निकालते हैं 4NF नंबर ऑफ फीमेल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल प्लस नंबर ऑफ मेल. तो अगर मैं इस पॉपुलेशन में देखूं तो इसमें मेरी इफेक्टिव पॉपुलेशन कितनी निकलेगी, 4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फीमेल 300 है, मल्टीप्लाई मेरा नंबर ऑफ मेल्स 3 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल प्लस नंबर ऑफ मेल. तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 900 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 303. तो यहाँ पे इसको जब मैं डिवाइड करूँगी तो 12 आंसर आएगा. तो मतलब यहाँ पे इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज 12 है. तो हम केवल फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स को ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और वही हमारी इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज होता है. इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑन जीन फ्रीक्वेंसी. क्या इफेक्ट पड़ता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का जीन की फ्रीक्वेंसी पे. एक एलील को या तो फिक्स कर सकता है या एलिमिनेट कर सकता है, एक एलील को मतलब दूसरी एलील को. अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करती है हर एक जनरेशन में. ठीक है. इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी आती है एक पॉपुलेशन में. होमोजाइगोसिटी का मतलब ये है कि एक एलील हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है. तो हिट्रोजाइगोस जीन पेयर हैं वो होमोजाइगस हो जाते हैं, एलील या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव ही फिक्स हो पाती है एक पॉपुलेशन में. एक मान लो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक ए स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ 10 इंडिविजुअल है जिसमें 9 mm प्रेजेंट है और 1 स्मॉल mm प्रेजेंट है. ठीक है. तो जीन फ्रीक्वेंसी m की, जो कैपिटल M है मतलब डोमिनेंट की, क्या होगी मेरे पास 90%, और जो हमारी रिसेसिव है स्मॉल m है, इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 10%. इफ़ बाय चांस जो mm है, स्मॉल mm है इंडिविजुअल, ये डाई हो जाते हैं, मतलब इनकी डेथ हो जाती है विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, तो कंप्लीट लॉस हो गया इसका, ये एलील तो कंप्लीटली लॉस होगी, मतलब रिसेसिव तो बची ही नहीं. तो क्या होगा, पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें क्या इस्टेब्लिश हो जाएगी, कैपिटल M, मतलब 100% पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे डोमिनेंट पॉपुलेशन होगी. इट मीन्स जेनेटिक ड्रिफ्ट रिड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन स्मॉल पॉपुलेशन बाय एलिमिनेटिंग वन ऑफ द 2 एलील, या तो वो न्यू हो या फिर ओल्ड वन हो, irrespective of its utility. This is called decay of variability. Decay of variability का मतलब ये है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होमोजाइगोसिटी क्रिएट करता है और वेरिएबिलिटी का मतलब होता है हिट्रोजाइगोसिटी. तो वेरिएशन नहीं लेके आता है, ये होमोजाइगोसिटी लेके आता है, इसलिए यहाँ पे डीके हो जाता है वेरिएबिलिटी का. फिक्सेशन ऑफ न्यू म्यूटेशंस. सिंस जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो एलिमिनेट कर रहा है एक एलील को और फिक्स कर रहा है दूसरी एलील को, तो ना तो ये देखता कि डोमिनेंस है या रिसेसिवनेस है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ये बस फिक्स करता है एक एलील को और एलिमिनेट करता है एक एलील को. तो नई म्यूटेशन भी यहाँ पे क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है. जेनेटिक डाइवर्जेंस. जेनेटिक डाइवर्जेंस का मतलब है कि अलग अलग टेरिटरी हैं, अलग अलग डीम हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाती हैं. इन ईच सब पॉपुलेशन, जो सब पॉपुलेशन होती है एक लार्ज पॉपुलेशन में, उनमें जीन फिक्स होना और लॉस होना हर एक टेरिटरी में अलग अलग होगा. इसीलिए हर एक डीम ग्रेजुअली क्या होता जाता है, दूसरे डीम से डाइवर्सिफाई होता जाता है, मतलब अपने सिस्टर डैम से वो डाइवर्सिफाई होता जाता है. जैसे हमने देखा था कि भाई एक टेरिटरी में हिट्रोजाइगस है, एक टेरिटरी में हिट्रोजाइगस भी प्रेजेंट है, होमोजाइगस भी प्रेजेंट है, मतलब रिसेसिव होमोजाइगस भी है, डोमिनेंट होमोजाइगस भी है. तो इस तरह हर एक टेरिटरी में अलग अलग जीन फिक्स होंगे और
लॉस होंगे, इसलिए ये जेनेटिक डाइवर्जेंस क्रिएट करता है. इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ थम्स अप and subscribe to my channel. In my upcoming video I will discuss about genetic drift and evolution and Hardy-Weinberg law according to this genetic drift. Thank you so much for clicking on my video.